नमस्कार बच्चों, अरिहंत क्लासेज की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में छठा पाठ जिसका नाम है उषा कविता, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी हुई एक कविता है। और इस कविता के अंदर कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि शमशेर बहादुर सिंह जो हैं वो प्रयोगवादी युग के कवि हैं। इसी कारण उन्होंने अपने काव्य में, अपनी कविताओं में शिल्प संबंधी अनेक प्रयोग किए हैं। यहाँ ये जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह की, इन्होंने उसके अंदर शिल्प से संबंधित कई प्रयोग किए हैं। तो जब हम इसका मूल भाव लिखेंगे तो इस रूप में ध्यान रखेंगे कि उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह की एक प्रयोगवादी युग की कविता है। इस कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने नए प्रतीक, नए बिंब और नए उपमानों का प्रयोग किया है। उषा कविता में सूर्योदय होने से पहले आसमान में जो पल पल परिवर्तन होता है उस सुंदरता का उन्होंने वर्णन किया है और उस आसमान की हलचल को धरती के हलचल भरे जीवन से जोड़कर एक ग्रामीण परिवेश का गतिशील शब्द चित्र खींचा है। तो ये उषा कविता जो है ये सूर्योदय का एक शब्द चित्र है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई ये ग्रामीण परिवेश का शब्द चित्र क्यों है? तो सबसे बड़ी बात तो है कि ग्रामीण परिवेश का शब्द चित्र इसलिए है क्योंकि इस कविता में जिस तरह के उपमान हैं, जिस तरह के प्रतीक हैं, जिस तरह के बिंबों का प्रयोग किया है वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। जैसे राख से लिपा हुआ चौका, काली शिला, स्लेट, ठीक है ना, नीला जल, ये सब ग्रामीण परिवेश में अधिक पाए जाते हैं और शहरी परिवेश में कम पाए जाते हैं। इसी वजह से शमशेर बहादुर सिंह ने ये कहा है कि ये जो उषा कविता है ये ग्रामीण परिवेश का एक गतिशील शब्द चित्र है। तो चलिए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से इसको। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस कविता के अंदर हम किस बारे में बात करेंगे। तो देखिए अभी इसकी बुक की एक बार मैं रीडिंग आपके सामने कर देता हूँ और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म आप जानते हो 1911 में हुआ है और देहरादून में हुआ है। 8-9 साल की आयु में माँ का देहांत हो गया था। 18 वर्ष की आयु में शादी हुई। शादी के 6 साल बाद ही पत्नी का देहांत हो गया। जीवन में जितने भी अभाव थे, जीवन में जितने भी दुख थे, जितने भी संघर्ष करने पड़े, उसके बावजूद भी शमशेर बहादुर सिंह जो है वो कमज़ोर नहीं पड़े बल्कि और भी ज़्यादा मजबूती से वो अपने जीवन में आगे बढ़े। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का एक अनूठा संगम मिलता है। कवि के द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं, अच्छे लगते हैं। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन कार्य किया था। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का एक अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों के मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, हमेशा ध्यान रख लेना। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का एक मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त करके एक सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सील, स्लेट या लाल खड़िया चाक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें भी उन्होंने एक अनूठा सौंदर्य
उत्पन्न किया है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि इस कविता के अंदर कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्य उदय होने से पहले आसमान में जो पल पल परिवर्तन होता है उस आसमान के सौंदर्य को यहाँ व्यक्त किया है। और सूर्योदय से पहले का जो आसमान है उसे राख से लिपा हुआ चौका कहकर के उन्होंने संबोधित किया है। तो सबसे पहली बात देखिए कि एक ही बात को बताने के लिए दो दो उपमानों का प्रयोग किया है। तो देखिए पहले मैं आपके सामने कविता लिख देता हूं और फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। स्किप बिल्कुल नहीं करना है वीडियो, ध्यान से एक एक बातें सुनते चलिए ताकि ये चैप्टर समझ में आ जाए। इस बुक में, सृजन बुक में, ये अंतिम चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। जो कोर्स रिड्यूस होकर आया है 40%, उसके अंदर 6 चैप्टर यहाँ तक ही है। बाकी आगे आत्म परिचय या कविता के बहाने, जो मेरा नया बचपन, ये आगे के तीनों चैप्टर हैं वो हट गए हैं, उनको आप लोगों को नहीं पढ़ना है ना याद करना है, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कह रहे हैं। उषा कविता। प्रातः नभ था, नभ मतलब आकाश, कठिन शब्द लिखते जाइए। प्रातः नभ था बहुत नीला, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ प्रातः काल का आसमान, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका, लीपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है, अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह में, या किसी की गोर झिलमिल देह। अब ये गोर झिलमिल देह जो है सूर्य की किरणों के लिए आया है। गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, जैसे हिल रही हो, और उषा और जादू टूटता है, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। तो देखिए यहाँ आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलें। कितने पार्ट में आपको ये सीखनी है, इसको मैं आपको यहाँ अच्छे तरीके से समझ जाता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सूर्योदय का। किसका वर्णन कर रहे हैं? सूर्योदय का वर्णन कर रहे हैं। अब सूर्योदय का
वर्णन किस रूप में हो रहा है। अब जब सूर्य उदय नहीं हुआ है तो सूर्य उदय होने से पहले जो आसमान है वो कैसा होता है, काला भूरा और नीले रंग का होता है, ठीक है ना। यानी सूर्योदय होने से पूर्व, जो सूर्य उदय होने से पहले आसमान कैसा होता है, यहाँ किसकी बात हो रही है, आसमान। सूर्योदय से पूर्व आसमान कैसा होता है, काला, नीला और भूरा रंगों के मिश्रण का होता है। और जब उसके ऊपर सूर्य की धीरे धीरे लाल किरणें प्रसारित होती हैं तो फिर क्या होता है, तो यहां पर देखिए सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व का आसमान काला, नीला, भूरे रंग का होता है। इसको कवि ने क्या क्या उपमा दी है, इसको कवि ने कहा है कि ये नीला शंख लग रहा है। क्या लग रहा है, नीला शंख लग रहा है, या फिर ये लग रहा है राख से लीपा हुआ, राख से लीपा हुआ चौका। चौका का मतलब होता है आंगन, चौका का मतलब क्या होता है, आंगन। यानी सूर्योदय या उषा को, ये जो प्रातः काल है उषा, इसे एक ऐसी गृहिणी स्त्री के रूप में चित्रित किया है जिसने सुबह प्रातः काल ही सारे आंगन को राख से लीप दिया है और अभी वो गीला पड़ा है और उस गीलेपन की नमी के कारण से उसमें वो स्वच्छता और जो निर्मलता है वो उसके अंदर दिखाई दे रही है। समझ में आया ना। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय का वर्णन करते हुए बताया है कि सूर्योदय होने से पहले आसमान गहरा नीला और भूरे रंग का दिखाई देता है। ऐसे लगता है मानो कि जैसे कोई नीला शंख हो। भोर का नभ, प्रातः काल का आसमान, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यानी कवि ने यहाँ आसमान की तुलना नीले शंख और राख से लिपे हुए चौके के साथ की है और उषा को एक ऐसी गृहिणी, एक ऐसी स्त्री के रूप में कहा है कि जिसने सुबह होते ही सारे आंगन को राख से लीप दिया हो। तो अब देखिए दो लाइनें, जैसे यहाँ तक का हम अनुवाद पढ़ रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश करें। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, कि प्रातः काल का जो आसमान है बहुत ही नीला था, बहुत ही नीला, जैसे कोई नीला शंख हो उसके समान लग रहा था। भोर का नभ यानी कि भोर का जो आसमान है वो राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ आंगन लग रहा था, अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है, इसका क्या मतलब है कि जैसे उषा रूपी गृहिणी ने, स्त्री ने आसमान रूपी आंगन को अभी अभी लीपा है और उसमें नमी है, वो अभी गीला पड़ा है और उस नमी की वजह से वह बहुत ही स्वच्छ और निर्मल लगता है। यानी सूर्य उदय होने से पहले भी आसमान जो है बहुत निर्मल और स्वच्छ दिखाई देता है, क्योंकि वातावरण में नमी होती है जिसकी वजह से सुंदरता और भी ज़्यादा अद्भुत लगती है। अब उस गहरे नीले आसमान के ऊपर, उस गहरे नीले काले भूरे आसमान के ऊपर धीरे धीरे सूर्य की लाल किरणें प्रसारित होती हैं। क्या होती हैं? सूर्य की लाल किरणें प्रसारित होती हैं। और जब लाल किरणें प्रसारित होती हैं तो इस दृश्य को देखकर कवि ने क्या कल्पना करी है, मानो किसी ने शिला पर, शिला होती है ना, सिलबट्टा, सिलोटा, ठीक है ना, जिसको अपन चकला लोडी भी बोलते हैं, समझ बैठी ना, जिस पे चटनियाँ वगैरह पीसते हैं, तो सिलावटा, सिलोटा, चकला लोडी, ऐसे आप कुछ भी नाम से जानते होगे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये कह रहे हैं बहुत काली सील जरासा लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, कि मानो वह आसमान, ये जो आसमान है अब किसका रूप बन गया, ये जो आसमान है अब ये बन गया काली शिला। ये क्या बन गई? काली शिला। और इस काली शिला के ऊपर आसमान में तो क्या प्रसारित हो रही है? सूर्य की लाल किरणें। क्या हो रही है? लाल किरणें। और इस पर क्या हो रही है?
जैसे केसर, यानी काली शिला के ऊपर, सिलोटे के ऊपर जरा सी, थोड़ी सी केसर डाल करके, लाल केसर उस पर डाल दियो और फिर उसे जैसे धो दिया हो तो जैसा मिश्रण रंग वो दिखाई देता है, उसी तरह आसमान में जब सूर्य की लाल किरणें प्रसारित हो रही हैं तो ऐसे लग रहा है मानो किसी ने थोड़ा सा केसर डालकर और उसे धो दिया हो। इस तरह वह लालित्य से अद्भुत लग रहा है, या फिर ऐसे लग रहा है स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, या फिर ऐसे लग रहा है कि जैसे आसमान पर, जैसे ये जो आसमान है इसी को काली शिला और इसी को क्या बोला है, स्लेट। अब ये जो स्लेट होती है, ये स्लेट भी कैसी होती है, काली होती है, और उस काली स्लेट के ऊपर लाल खड़िया, अब ये लाल खड़िया क्या होती है, चौक होती है, चाक होती है, यानी चौक। जैसे टेलरों के पास आप रंगीन वो देखते हो, वो निशान लगाते हैं, उसको भी चाक बोलते हैं। अब बच्चे जो होते हैं छोटे, इसमें एक मनोवैज्ञानिक पुट दिखाई देता है कि बच्चे स्लेट के ऊपर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं, खींचते नहीं खींचते, और आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं, उनको वो आड़ी तिरछी रेखाएं अपने द्वारा किया हुआ बहुत बढ़िया सुंदर रचनात्मक कोई काम लगता है। तो ऐसे लग रहा है मानो किसी नन्हे बच्चे के, किसी बच्चे के नन्हे हाथों से उसने आसमान में आड़ी तिरछी रेखाएं खींच दी हो, यानी लाल खड़िया चौक मल दिया हो। क्योंकि जो आसमान है वो कैसा है, काला गहरा नीले भूरे रंग का आसमान है, और उस पर क्या प्रसारित हो रही हैं, सूर्य की लाल किरणें प्रसारित हो रही हैं, और सूर्य की लाल किरणें प्रसारित हो रही हैं तो ऐसे लगता है मानो किसी ने काली शिला के ऊपर थोड़ा सा केसर डालकर उसे धो दिया हो, या फिर किसी बच्चे ने अपने नन्हे हाथों से स्लेट के ऊपर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। इस तरह वह सुंदर आसमान दिखाई देता है। तो ये दोनों जो दृश्य हैं इसको ध्यान रखेंगे। ये किसकी बात हो रही है बच्चों, ये सूर्योदय होने से पहले का घटनाक्रम है, फिर धीरे धीरे सूर्य की लाल किरणें प्रसारित होती हैं तो ये उसका वर्णन है, और नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और उसके बाद धीरे धीरे आसमान में सूर्य की सफ़ेद किरणें प्रसारित होती हैं। आसमान की स्थिति चल रही है लाल किरणें, और लाल किरणों के बाद में जो है सफ़ेद किरणें आएंगी, श्वेत किरणें। ये जो श्वेत किरणें हैं इसको क्या कहा गया है कि ये जो आसमान है ये तो क्या हो गया, नीला जल, क्या हो गया ये, नीला जल, और ये जो श्वेत किरणें हैं इसको क्या बोला है, गोर झिलमिल देह। क्या बोला है इसको, गोर झिलमिल देह। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा गोर झिलमिल देह का क्या अभिप्राय है, गोर झिलमिल देह का क्या अभिप्राय है। तो आप ये बताएंगे कि जब आसमान से सूर्य की सफ़ेद किरणें प्रसारित होती हैं तो आसमान बिल्कुल नीले रंग का नज़र आता है, और वहाँ से सूर्य की सफ़ेद किरणें प्रसारित होती हैं, किंतु बीच में वायुमंडल आते हैं, कई तरह के हवाएं चलती हैं, तो वो श्वेत किरणें झिलमिलाती हुई सी नज़र आती हैं, वो श्वेत किरणें झलकती हुई सी, झिलमिलाती हुई सी नज़र आती हैं। इसे देखकर कवि ने एक कल्पना करी है मानो नीले जल में किसी सुंदर स्त्री का देह शरीर झिलमिला रहा हो, इस तरह की आकर्षण उसमें कवि को दिखाई देता है, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है तो आसमान में पल पल परिवर्तित होने का जो एक जादू चल रहा है, या उसका सौंदर्य का
जो जादू चल रहा है, आकर्षण का जो जादू चल रहा है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि सूर्योदय अब हो रहा है। और जैसे ही सूर्योदय होता है, उषा हो जाती है, तो वह आसमान का जो आकर्षण है, जादू है, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ सूर्योदय का वर्णन आप ध्यान रखेंगे कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय का जो वर्णन किया उसे अपने शब्दों में बताइए। तो आप ये बताएंगे कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय का वर्णन करते हुए बताया है कि सूर्य उदय होने से पहले आसमान गहरे नीले, भूरे, काले रंग का दिखाई देता है और वातावरण में नमी होती है, जिसकी वजह से वह बहुत ही स्वच्छ और निर्मल लगता है। किंतु जैसे जैसे उस पर सूर्य की लाल किरणें प्रसारित होती हैं, तो उसे देखकर कवि ने कल्पना करी है कि वह काली शिला पर जैसे किसी ने केसर डालकर उसे धो दिया हो, या काली स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया चौक मल दी हो, इस तरह वह अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। और फिर धीरे धीरे जब सूर्य और ज़्यादा उदय होता है तो वह लाल से पीली किरणों में परिवर्तित होता है और उसके बाद श्वेत किरणें प्रसारित होती हैं। और जब आसमान से सफ़ेद किरणें प्रसारित होती हैं तो उसे देखकर कवि ने कल्पना करी है मानो नीले जल में किसी सुंदर स्त्री का शरीर झिलमिला रहा हो। और जैसे ही सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने के बाद आसमान में जो पल पल परिवर्तन होने का जादू चल रहा है वो आकर्षण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस तरह यहाँ पर कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय का क्या किया है, वर्णन किया है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर भी होगी। तो एक बार चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाली बात आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना कि यहाँ वर्णन किसका चल रहा है, सूर्योदय का वर्णन चल रहा है। सूर्योदय से पूर्व आसमान का जो सौंदर्य है, लालित्य है, उसका यहाँ पर वर्णन किया है। सूर्योदय से पूर्व आसमान काले, नीले और भूरे रंग का होता है और उसे कवि ने नीला शंख उपमा दी है या राख से लिपा हुआ चौके की उपमा दी है। और उषा को एक ऐसी गृहिणी या स्त्री की उपमा दी है जो प्रातःकाल उठते ही अपने आंगन में राख से लीपती है, जिससे उसमें स्वच्छता और निर्मलता आ जाती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में बात करेंगे और उसी के बाद एक समय रहा तो मैं व्याख्या भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसकी। देखिए, उषा कविता में किस बात का वर्णन किया गया है, सवेरे की लालिमा का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, सवेरे की जो लालिमा है उस बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जादू टूटता है उषा का में जादू का अर्थ क्या है, आकर्षण। जादू टूटता है इस उषा का, तो सूर्योदय हो रहा है तो इसमें जादू टूटता में क्या से है कि आकर्षण समाप्त हो जाता है। भोर का आकाश किसके समान बताया है, भोर का आकाश, भोर का नभ किसके समान बताया है, शंख के समान, नीले शंख के समान भोर का आसमान बताया है। नेक्स्ट है, कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है। कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका इसलिए कहा है क्योंकि सूर्योदय होने से पहले आसमान में कुछ धुंधलापन और हल्का प्रकाश होता है, जिसकी वजह से वह राख जैसे रंग का लगता है और वातावरण में नमी होती है। इसी वजह से कवि ने सूर्योदय से पूर्व का जो आसमान है उसे राख से लिपा हुआ चौका कहा है। उषा का जादू टूटने का अभिप्राय है कि उषा काल में प्रकृति का एक विशेष आकर्षण होता है, विशेष सुंदरता होती है, किंतु जैसे ही सूर्योदय होता है तो वह आकर्षण समाप्त हो जाता है। कवि ने इसी आशय से यह कहा है कि सूर्य उदय होते ही प्रकृति की सुंदरता का जो आकर्षण है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है,
लाल केसर तथा लाल खड़िया चाक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो उषा काल में जब धुंधले आसमान में सूर्य की हल्की लाल लाल किरणें फैलने लगती हैं तो उसके लिए कवि ने लाल केसर का फैलना बताया है। और कुछ क्षण बाद जब आकाश राख के रंग का लगता है तो सूर्य की लाल किरणें कुछ अधिक उभरने लगती हैं और उसी दृश्य के लिए कवि ने लाल खड़िया चाक को आकाश रूपी स्लेट पर मसलने जैसा बताया है। उषा कविता में कवि क्या संदेश देता है? उषा कविता में कवि यह संदेश देता है कि जिस तरह सूर्य अंधेरे को पार करके और उजाला लेकर आता है, उसी तरह हमें अपने जीवन में अपनी अज्ञानता को, अपनी अबोधता को दूर करते हुए और हमें अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें, अपने जीवन में उन्नति कर सकें। यही संदेश, शिक्षा, प्रेरणा इस कविता से हमें मिलती है। तो क्लियर है आपको ये? उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता क्या है? तो ये आप बताए देंगे कि इस कविता में कवि ने परंपरा से हटकर नए उपमान, नए बिंब और नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। यहाँ उषा काल के आकाश एवं चारों ओर के आकर्षण दृश्य का एक बिंब सुंदर शब्द चित्र से उभारा गया है। इसकी भाषा सरल सुबोध है, शब्दावली तत्सम तद्भव प्रदान है। इस तरह कुछ बातें लिख करके हम लोग यहाँ इसको बता देंगे। और कविता का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में लिखिए, ये आप बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो समय बच रहा है इसके अंदर मैं आप लोगों को इसकी जो व्याख्या है और जो विशेष टिप्पणी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, एक व्याख्या। तो ध्यान से सुनिएगा, कविता बहुत छोटी है ये और सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे इसके। अब मैं आपको इसकी एक व्याख्या करके बता देता हूँ, फिर आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। चलिए देखिए, ये जो पंक्ति है शुरू की, इन्हीं के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जब भी कोई व्याख्या करनी हो तो ऊपर ही ऊपर संकेत बिंदु लिखे जाते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे मल दी हो किसी ने। मल दी हो किसी ने। अब यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थों के अंदर जो भी शब्द आते जा रहे हैं, जैसे नभ है तो नभ का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। इसी तरह चौका जो है रसोई बनाने का लिपा पुता स्थान जो होता है।
रसोई बनाने का लिपा पुता स्थान। इसी तरह सिल का मतलब होता है मसाला पीसने का पत्थर। मसाला पीसने का पत्थर। भोर मतलब प्रातःकाल। खड़िया सफ़ेद रंग की मिट्टी। फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रसंग, प्रस्तुत, पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक, सर्जन के पाठ, उषा कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं। इस कविता अंश में कवि शमशेर बहादुर ने प्रातःकाल का बहुत ही मनोहारी एवं आकर्षक वर्णन किया है। यह सूर्योदय के सौंदर्य का शब्द चित्र है। इस तरह से आप लोग एक प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ व्याख्या लिख देंगे। व्याख्या के अंदर ये जो पद दिया गया खुद लिख लेंगे। फिर आ जाती है विशेष टिप्पणी। क्या चीज़ आता है? विशेष टिप्पणी। और विशेष टिप्पणी के अंदर मैं हमेशा पहली बात बताता हूँ कि इस कवितांश की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है तथा शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। इस अंश में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने
उषा के मनोहारी सौंदर्य का चित्रण का वर्णन किया है। तीसरी बात हम लिखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। इस तरह की बात आप लिखते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे और ये विशेष टिप्पणी जो है आप लोगों की तैयार हो जाएगी। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। आपको ये व्याख्या करनी है पूरी कंप्लीट, खुद करना है। बस ऊपर की चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ये बता दिए, इसको पूरा सेट करके तरीके से आप लोगों को नोट करना है और आप इसी तरह पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।